Hello friends, this is Shubham here and I am your mentor from Gupta's classes। और जैसा कि मैडम ने स्टार्ट किया है इस चैनल और मैं एज अ पार्टनर हूँ उनके साथ, लाइक टीचिंग पार्टनर, है ना। और हम ये स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम बच्चों की हेल्प कर सकें। और मेरा वैसे तो टीचिंग एक्सपीरियंस ही रहा है काफ़ी टाइम से, लगभग 7-8 साल से। एंड मैंने कॉलेज वगैरह में भी काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। एंड अब मैं राइट नाउ एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, लाइक 11th-12th में। अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट है वैसे तो, बट बाकी चीज़ें भी टच में रहती हैं। तो आज हम एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। लाइक ये एक पेपर मिला है मुझे, TGT कॉमर्स का है और ये 2016 का है शायद से। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। और उसमें जो भी ऑप्शन बन रहे होंगे, जो भी उसका रीज़न होगा, वो मैं आपकी बताने में हेल्प करूँगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल ऑफ एन आर्टिकल इज, ठीक है। तो हम इलिमिनेशन से भी चलेंगे। हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी चलेंगे, कुछ में डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एन आर्टिकल। किसी आर्टिकल की आपको सेल बढ़ानी है तो सबसे अच्छा उपाय कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका है वो है एडवर्टीजमेंट का। नो डाउट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं। तो एडवर्टीजमेंट सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। एग्जीबिशन और फेयर्स तरीके हो सकते हैं, है ना। बहुत सी कंपनियां एग्जीबिशंस वगैरह करती हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह का, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट सबसे बेस्ट तरीका वो है एडवर्टीजमेंट का, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से ही ब्रांड की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। और दूसरे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ही हम एक लार्ज पॉपुलेशन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, ओके। देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपोगेटेड बाय। अभी कंसेप्ट था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसका जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था पीटर एफ ड्रकर साहब ने, ठीक है। और इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल्स बनेंगे, लाइक जो भी गोल्स होंगे या उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके बनाएंगे, है ना। और उसमें साथ वर्क करेंगे उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो दोनों जॉइंटली वर्क करेंगे, ठीक। इस तरीके का कंसेप्ट दिया था पीटर एफ ड्रकर ने, है ना। कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे और उनमें फिर जो उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो जॉइंटली होगी, लाइक टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स ओनली, ठीक है। तो जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये दिया आपका पीटर एफ ड्रकर ने, ठीक। एक और चीज़ थी, ये जो कंसेप्ट था जो पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, वो दिया था 1954 में, ओके। 1954 में उनकी एक बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव था वो पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, बट कौन से साल में दिया था, तो ईयर इज 1954। एंड सेकेंड थिंग इज उनकी बुक कौन सी थी जिसमें ये उन्होंने ये सबसे पहली बार ये उन्होंने जो आइडिया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का प्रोपोगेट किया था, वो किया था आपका 1954, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, द ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। तो ऑडिटर जो होता है वो कौन कौन से फ्रॉड्स को डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। क्या वो कैश का मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में पता करेगा कि कैश इतना कम क्यों है। गुड्स के मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में करेगा कि गुड्स का मतलब क्या है, कोई दुरुपयोग हो, या नकदी न कैश का कोई दुरुपयोग हो, ठीक है। फ्रॉड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट के फ्रॉड के बारे में पता चलेगा। एक्चुअल में वो जो ऑडिटर होता है ना, वो ऑडिटर A to Z सारी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए अपॉइंट होता है, लाइक, है ना। वो कैश हो, गुड्स हो, अकाउंट्स हो, सब चीज़ों के दुरुपयोग के बारे में वो पता करेगा। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसा कुछ है नहीं इसमें बताने लायक,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सोशल ईविल ऑफ द मनी। अब मनी क्या है? मनी क्या है? मनी ही सबसे बड़ी आफत की जड़ है। वैसे देखा जाए तो मोस्टली क्राइम्स वगैरह में, है ना, सारा झंझट ही पैसे का है ना। हर पैसे से का झंझट बहुत बुरा झंझट है। चलिए उसको छोड़िए। तो इसमें पूछ रहा है कि सोशल ईविल क्या है। सोशल ईविल मतलब कि मनी से कोई एक सामाजिक बुराई है इन चारों में से, उसमें से सॉरी सोशल ईविल नहीं है। ठीक है, तो क्या मनी की वजह से फ्रॉड होते हैं? यस होते हैं। क्या मनी की वजह से मर्डर होते हैं? होते हैं। क्या मनी की वजह से करप्शन होता है? होता है भाई। क्या मनी की वजह से ट्रेड साइकिल ये एक सोशल ईविल बन सकता है मनी का? नहीं, ये सोशल ईविल नहीं बन सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन के मेजर इनमें से कौन सा नहीं है? वैसे तो डिस्पर्जन होता क्या है? डिस्पर्जन का मतलब ही होता है, डिस्पर्जन का वैसे शाब्दिक मतलब होता है कि स्प्रेड या डिस्पर्स्ड होना। तो डिस्पर्जन का मतलब ये है कि अब स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्जन क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्जन ये पता करता है कि लाइक आपकी जो एवरेज वैल्यू है ना, उससे डाटा कितना डिस्पर्स्ड है, उसमें डाटा कितना डिस्पर्स है। सपोज करो एक बच्चे को 100 में से 90 नंबर मिले हैं, ठीक है, वहीं एक बच्चे को 2 में से 10 नंबर मिले हैं। तो अब 10 और 90 का जो देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा इधर क्या हो गया, डाटा हाईली डिस्पर्स्ड हो गया। वहीं एक तीसरे बच्चे को देखा जाएगा जिसकी 92 मार्क्स है सपोज करो, तो 90 और 92 के बीच में जब देखा जाएगा डिस्पर्जन, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्पर्जन कम होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेजर नहीं है डिस्पर्जन का? अब डिस्पर्जन के अगर देखे जाएं तो पूरे हम देखें तो डिस्पर्जन किस चीज़ का मेजर करता है, यही हम यहाँ पे लिखते हैं। एक तो मीन का करता है, ठीक है, मीन, ठीक है, फिर मीडियन चलिए लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। मीन को डिस्पर्जन का मेजर है, यस है। दूसरा मीडियन भी है। तीसरा मोड भी है। क्या रेंज है, रेंज भी आ जाता है। अपर और लोअर क्वार्टाइल भी आ जाते हैं। वेरिएंस भी आ जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाता है और मीन डेविएशन भी आ जाता है। ठीक है, तो मीन डेविएशन वही हो गया, मीन का डेविएशन जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, ये तीनों हो जाएंगे। बट इसका आंसर क्या बनेगा फिर? स्क्यूनेस नहीं है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इन इंडिया द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसको बोला जाता है इंडिया में, भारत में? नो डाउट ये सबको ही पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों कहा जाता है रिजर्व ऑफ इंडिया को? आप अपना जवाब मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को किससे रिप्लेस्ड किया गया है? पहला है फाइनेंस कमीशन, दूसरा इंडियन प्लानिंग बोर्ड, तीसरा नीति आयोग, चौथा नीति पैनल। नीति पैनल तो नहीं है इसका आंसर, इंडियन प्लानिंग बोर्ड भी नहीं है, फाइनेंस कमीशन भी नहीं है, इसका आंसर है नीति आयोग। अब नीति आयोग है क्या? नीति आयोग है एक थिंक टैंक है, ये हमारे देश का एक थिंक टैंक है। और नीति आयोग की कभी आपसे इसकी वो भी पूछी जा सकती है फुल फॉर्म। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है क्या है? नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंस्टीट्यूट नहीं है, सॉरी, इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, अब मेरे को कमेंट करके ये जवाब देना कि चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में भी, हम डाटा को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? जोग्राफिकली कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। स्टेट में, रीजन में, डिस्ट्रिक्ट में के हिसाब से हम डाटा को बांट सकते हैं। क्या हम क्वालिटेटिव कर सकते हैं? इस क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, जोग्राफिकल भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं,
क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा, जैसे रैंक हो गया, है ना, ये क्वालिटेटिव में आ जाएगा। किसी की फेयरनेस हो गई, ये क्वालिटेटिव में आ जाएगा। और इसके अलावा हमारा क्या क्या आ सकता है, इसके अलावा हमारा आ सकता है जेंडर आ गया, रिलीजन आ गया, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, है ना। लैंग्वेज आ गया। क्वांटिटेटिव में हाइट, वेट, एज, इनकम, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। क्वालिटेटिव में सेक्स आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या हम तो तीनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ डाउट जैसा कुछ है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी से हैं जी, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का बेस क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, सबसे पहले हम जनरल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेस मतलब कि जस्ट किस चीज़ से उठाया जाएगा तब ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, मतलब कुछ बेस होना चाहिए ना। तो अब जनरल का बेस क्या है वैसे, अब सबसे पहले हम एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं जनरल से, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या बनाते हैं, जनरल के बाद बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फिर हम बना देते हैं आप लेजर बनाते हैं, ठीक है। जनरल और सब्सिडरी बुक्स एक में ही हो गया। देन लेजर के बाद हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस से मैंने टी से डिनोट कर दिया है। देन उसके बाद क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना आ जाएगा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब लेजर बनाना होता तो उसका बेस क्या होता, जनरल होता, और तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बनाना है यहाँ पे तो उसका बेस क्या है, लेजर होगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं तो उसका बेस क्या होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रही है जी चीजें। तो एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसमें हम चलेंगे। अब जनरल का बेस क्या है भाई, जनरल लिखोगे तो कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा ना भाई। आप कोई एंट्री डाल रहे हो तो उससे पहले कोई सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई भी वाउचर हो सकता है, ठीक है, कोई भी बिल हो सकता है, ठीक है। तो जनरल के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो उसका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका लेजर, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन, भाई अल्टरनेटिव को ढूंढना पे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, ये किसका स्टेप है, प्लानिंग का है, डिसीजन मेकिंग का है, फॉरकास्टिंग का है, इम्प्लीमेंटेशन का है। तो इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, फॉरकास्टिंग नहीं हो सकता, प्लानिंग नो डाउट, ये सभी चीज़ें रिलेटेड जो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ढूंढने की वो आती प्लानिंग के अंदर ही है। डिसीजन मेकिंग प्लानिंग का ही पार्ट है ना। तो बट ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव को जो ढूंढने का जो काम होता है वो करते हैं हम डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डिसीजन मेकिंग कौन करता है, पहले एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं, ठीक है, जो मालिक होते हैं लगभग कंपनी के, ठीक है। CEO MD CMD टाइप के जो लोग होते हैं वो करते हैं प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग किसके अंडर आएगा आपका, कौन से फंक्शन में कवर्ड होगा, ये भी पूछा जा सकता है। डिसीजन मेकिंग आपका जो कवर्ड होगा वो प्लानिंग में कवर्ड होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था, वो किसने किया था, जॉर्ज एल्टन मायो, जॉर्ज एलिजाबेथ मायो, जॉर्ज एजन मायो, जॉर्ज मायो। मेरे सारे नाम दे रखे हैं मायो के साथ, ठीक है। पर हम सबको पता है कि इसमें जो आंसर है वो है जॉर्ज एल्टन मायो। इसके बारे में पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, तो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि जो जॉर्ज एल्टन मायो थे वो कहाँ के थे, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर वाउचिंग चेकिंग इज रन ऑफ। अब वाउचिंग कर रहे हैं, वाउचिंग का मतलब क्या होता है वैसे, बेसिकली वाउचिंग वैसे एक ये ऑडिटिंग का स्टेप्स है ना। वाउचिंग का मेनली पर्पस जो होता है वो होता है लाइक कि टू चेक
है ना। क्या चेक करना है, पर हमें हमें चलनी है बुक्स ऑफ एंट्री से हम क्या करते हैं, जो एविडेंस है लाइक जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको आपस में मिलाना। ठीक है, ये आता है हमारा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो चेकिंग जो करते हैं वो करते हैं हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ठीक है, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट ये नहीं आएगा, इसमें आएगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, जो हमने मान लो कोई सपोज कर कोई चीज़ के लिए एसेट लिया है, तो उसमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में उसका रिकॉर्ड होगा ना, लाइक इनवॉइस होगा कोई, है ना। उस इनवॉइस को हम किससे चेक करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से, बिल को या इनवॉइस को। द फुल फॉर्म ऑफ CIF क्या है, जैसे CIF की फुल फॉर्म है तुम्हारी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट है, कंपनी इंश्योरेंस एंड फ्लाइट है, कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फ्लाइट है। तो इसका आंसर होगा कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट। ठीक है, एक टर्म और होता है इसमें FOB करके। कौन सा टर्म होता है, FOB। एक होता है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, और एक होता है CIF। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आप मुझे बताएंगे, और आपको नहीं पता है तो इसका लिए मैं एक अगली वीडियो इस पर बना दूंगा छोटी सी, जिसमें मैं CIF, FOB, FOR, फ्री ऑन रेल, इन सब चीज़ों को, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो भी ये टाइप के जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सब पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व क्या होता है, क्या कोऑर्डिनेशन में फोरकास्टिंग इन्वॉल्व होती है, नहीं, नो। यूनिटी ऑफ पर्पस, यस। सिलेक्शन ऑफ स्टाफ नहीं होता। ऑल ऑफ दिस, क्या ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है, नहीं। तो इसका जो सही आंसर जो मुझे लगता है वो होगा इसका यूनिटी ऑफ पर्पस, यही होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, यूनिटी ऑफ पर्पस। ओके, 14 का B। नेक्स्ट वी हैव एवरी कंपनी हैज टू फाइल विथ रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ। हर कंपनी को, अच्छा ये का लिए ये इनकॉर्पोरेशन के लिए होगा या रजिस्ट्रेशन के लिए होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन के लिए पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन लिखना चाहिए वैसे इनको यहाँ पे। ठीक है, एवरी कंपनी हैज टू फाइल विथ रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नन ऑफ द अबव। देखिए वैसे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जमा होता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी जमा होता है, प्रॉस्पेक्टस नहीं होता है ऐसा कुछ, प्रॉस्पेक्टस खास है। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा करना कोई मैंडेटरी नहीं है ना। तो मैंडेटरी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, MOA। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट मतलब कि आउटस्टैंडिंग मतलब हमें किसी को पैसे अभी देना बाकी हैं, कुछ खर्चे हैं वो, मतलब राइट नाउ मान लो जैसे एक साल के खर्चे होते हैं कुछ, मान लो हमारा जैसे रेंट है साल का, सपोज करो हर महीने का 1000 है, सालाना रेंट हो गया 12,000। ठीक है, हमने मान लो 10,000 रुपये साल के 10 महीने का रेंट दे दिया है, बट स्टिल 11वें और 12वें 2 महीने का रेंट हमने अभी नहीं दिया है। तो क्या हमारी ये लायबिलिटी है, यस ये हमारी लायबिलिटी है। तो क्या हमें इसे देना है, यस हमें देना है। ठीक है, तो ये कैसा अकाउंट बन गया आपका, ये आपका बन गया आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड होगा। ओके।